हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, फाइनल एग्जाम के लिए हम फिर से 50 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे साथियों, ये 50 क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के लिए निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट होगा और 50 क्वेश्चंस का एक और सीरीज मैंने पहले ही करा दिया हूं। इसी चैनल पर आप लोग जाकर जरूर देखिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है ये क्लास। तो फटाफट से इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर दीजिए, ताकि आज की क्लास को हम स्टार्ट कर सके। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी जितने भी भाई बहन दोस्त है आपके, जितने भी आपके ग्रुप है, सभी में एक बार शेयर कर दीजिए। काफी इंपोर्टेंट सवाल है और आपके मात्र 2 दिन और एग्जाम का शुरू होने का बचा हुआ है और इसमें फाइनल रूप से ये सवाल काफी लाभदायक साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर सवाल प्यारे साथियों आपसे पूछा गया कि एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यानी एक लेख और एक पत्र जो आपके यहाँ पे चैप्टर में दिया गया है, उसका शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। क्या भगत सिंह है, नामवर सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है या उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश आपको पता होगा प्यारे साथियों, तिरिच के क्या है यहाँ पे, तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश, आपको पता है। और ये जो होगा भगत सिंह जो है प्यारे विद्यार्थियों, एक लेख और एक पत्र के क्या है, शीर्षक पाठ के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। वेरी वेरी एमबीबीआई सवाल है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यही सवाल पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की। कहता है किसकी विजय हुई, सेना की हुई या नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से ली गई है। क्या यह अधिनायक से ली गया है, उषा से या हार जीत से या हिरोशिमा से। तो प्यारे साथियों आपको पता होगा ये जो है, इसमें क्या चीज का वर्णन है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये हार जीत के बारे में बात हो रहा है, कि मतलब कि किसकी विजय हुई या किसकी हार हुई, तो हार जीत से ही लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा। ये जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। बात करें 2016 के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन, 2019 में भी पूछा गया है। बात करें 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया। निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में भी प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिक की। यह पंक्ति किस पाठ से है, तो हार जीत से है, आप याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। पूछा जा रहा है कि पेशगी शीर्षक कहानी की किसकी रचना है। पेशगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, गाय डी मुसाफा की, हेनरी लोपेज की, अंतोन चेखव की या ग्रियसेंस की। तो पेशगी शीर्षक जो कहानी है प्यारे विद्यार्थियों किसकी रचना है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी एमबीबीआई क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है और ये 50-50 जो दो यहाँ पे मैं आपको क्लास देने का प्रयास किया हूँ, 50-50 में से आपके 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के, बीवीआई ऑब्जेक्टिव के फाइनल हो जाएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो पेशगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, हेनरी लोपेज की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फटाफट आज के सवाल को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे और काफी उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि 90% उम्मीद है कि सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर। प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। हिंदी कहानी के विकास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मील का जो पत्थर है किस कहानी को माना जाता है, कछुआ धर्म को, अर्धनारीश्वर को, उसने कहा था को या जूठन को। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी एमबीबीआई सवाल है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो हिंदी कहानी के विकास में मील का जो पत्थर है इस किस कहानी को माना जाता है, तो उसने कहा था जो है प्यारे विद्यार्थियों काफी रोमांटिक कहानी है, काफी एमबीबीआई कहानी है और इसे एमबीबीआई क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर के क्वेश्चंस हो, 2 नंबर के हो या 5 नंबर के हो। तीनों सवाल भरपूर मात्रा में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये काफी लहना सिंह जो है इसमें मुख्य पात्र होता है, याद रखिएगा। उसके बाद लाना सिंह कहाँ रहता था, तो अमृतसर में अपने मामा यहाँ के पास रहता था, याद रखिएगा। लड़की से जो है एक ही सवाल हमेशा बार बार करता था कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ आपसे पूछा जाएगा, कुड़माई का, तो कुड़माई का याद रखिएगा अर्थ जो होता है मंगनी होता है। क्या होता है, मंगनी होता है, ये भी याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। बात करें उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था, 1915, याद रखिएगा। ये भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग जरा फोकस करते हैं। 5 नंबर सवाल है, कहता है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का
मूल निवास स्थान का है सागर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। बात करें यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे आपका मूल निवास स्थान पूछा गया है, तो सागर मध्य प्रदेश में जो है, सागर मध्य प्रदेश में इसका निवास स्थान है। और जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का क्या है, जन्म स्थान है। यहाँ भी आपको फोकस करना, यहाँ पे लिखा गया जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़, लेकिन मूल निवास जो है वो सागर मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पे फोकस कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है। पूछा जा रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि नामक जो आलोचना पुस्तक है किसने लिखा है। नामवर सिंह ने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उदय प्रकाश या अज्ञे जी। बताने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से आप लोग, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो दलित साहित्य का जो सौंदर्य माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्र नामक आलोचना का पुस्तक किसने लिखा है, बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिएगा काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उम्मीद के साथ यही लाए हैं कि आपका 90% आ सके किसी भी तरह, और ये सवाल 100% तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 50-50 का 2 सीरीज में यहाँ पे कराया हूं आपको, और 50-50 से 50 क्वेश्चन आपके निश्चित एग्जाम में टकरा जाएंगे 2 ही क्लास से। तो दोनों क्लास आप लोग भरपूर मात्रा में देखिए, बार बार देखिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर है। पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों की विनय पत्रिका किसकी रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है बताइएगा। विनय पत्रिका यहाँ पर बात किया है कि किसकी रचना है, सूरदास की है, जयसी की है, नावादास की है या तुलसीदास की है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों विनय पत्रिका की, तो बताने का प्रयास कीजिएगा किसकी रचना है विनय पत्रिका। काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने लाया गया। तो विनय पत्रिका जो है याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। कई बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, कौन से, बीएसईबी के बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछे गए। निश्चित रूप से उम्मीद है 2024 के एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो कि एकदम लल्लू सा सवाल होगा और आप 100% टिक मार के यहाँ पे आएंगे राइट आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा काफी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन और आज का क्लास अगर पसंद आ रहा है तो लाइक फटाफट से कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर डालते रहे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग लगातार अपनी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है आपके 8 नंबर का सवाल है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चंस माना जाता है। उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में 100% ये सवाल पूछे जाएंगे। तो सूरदास किस भाषा के कवि है। बात करें सूरदास की, सूरदास जो है याद रखिएगा ब्रज भाषा के क्या है, कवि है। ये किस भाषा में अपनी रचना किए हैं, तो वो भी ब्रज भाषा में करते हैं। यानी जब ब्रज भाषा के कवि है तो लिखेंगे किस भाषा में, ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। हम लोग हिंदी भाषी के हैं, हम लोग क्या है, हिंदी भाषी है। कभी भी क्या लिखते हैं तो हिंदी में लिखते हैं, इस प्रकार से हिंदी में। तो ये जो है सूरदास जी ये ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। और महा एमबीबीआई सवाल है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, महा एमबीबीआई सवाल है, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। कुछ ही दिन बच गए हैं, अब आप मान लीजिए 2 से 3 दिन अब आपके एग्जाम के बच गए हैं, और धुआंधार तरीके से इसका सोल्यूशन आपको करके आना है। तो ब्रज भाषा जो होगा सूरदास के यहाँ पे कवि है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर सवाल पे जरा फोकस करते। कहता मालती किस कहानी की पात्र है। मालती जो है यहाँ पे किस कहानी की पात्र है। बात करें जूठन की, क्या जूठन मालती की है। इसमें कलीराम आता है, कलीराम जो हेड मास्टर रहता है, और इसका काम क्या है, काला ही है। लेखक के पिता को क्या करते हैं, वहां से डांट कर भगा देते हैं, और लेखक से अपने विद्यालय में झाड़ू पोछा करवाने का कार्य करता है, जो कि जूठन में इसका उल्लेख है। तिरिच में एक विशाखत छिपकली का वर्णन किया गया है, ये आपको पता है उदय प्रकाश के द्वारा, ये उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको पता है। चलिए रोज की बात करें, रोज में क्या किया गया है, मालती का उल्लेख किया गया है, और गैंग्रीन नामक बीमारी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इनका पति जो होता है वो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करके रोज आता है। काफी घातक बीमारी है और चमड़े की बीमारी है ये। चलिए सिपाही के माँ में आपको पता ही है, मानक जो होता है प्यारे विद्यार्थियों ये सिपाही में रहता है, और इनका इंतजार इनकी बहन करती रहती है, चिट्ठी का इंतजार भी करती रहती है। तो इस मालती जो है किस कहानी का पात्र है, ये पूछा गया था, तो रोज का पात्र है, याद रखिएगा। तो एक सवाल से हमने 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूं, और यही है 50 नंबर क्वेश्चन सीरीज का फायदा। और निश्चित रूप से
इसी क्लास से सभी प्रश्न हिंदी के आपके पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग जरा फोकस कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कवियों का कवि, क्या कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि हम किस कवि को कहेंगे? शमशेर बहादुर सिंह को, पंत को, निराला को या प्रसाद को? बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी एमबीबीआई सवाल का क्वेश्चन सीरीज आपके सामने है और काफी बारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो कवियों का कवि जो है किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को प्यारे विद्यार्थियों कवियों का कवि कहा जाता है। काफी बार ये सवाल पूछे भी गए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एमबीबीआई क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरे उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। 11 नंबर सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। जरा कहता है जायसी किस भाषा के कवि है? बताने का जरा प्रयास कीजिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस भाषा के कवि है। क्या वो भोजपुरी भाषा के कवि है, मगही का है, ब्रज भाषा के है या अवधी की है? सभी का कमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कमेंट जो है फटाफट से आना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस भाषा के कवि है। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, अवधी भाषा के कवि है। वो जो भी रचना किए हैं हिंदी में सब अवध भाषा में ही किए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफी बार सवाल जो है ये पूछे गए हैं, हाईलाइट सवाल बनते हैं ये। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। ओ सदानीरा जो आपके बुक में दिया गया है, इसके शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछा गया। क्या अरुण कमल है, नामवर सिंह है, जगदीश चंद्र माथुर या मोहन राकेश है? मोहन राकेश आपको पता होगा। यहाँ पे किसका है? सैनिक वाला जो होता है, बिल्कुल उन्हीं का है। तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताइएगा। मानक जो होता है लड़ाई करने के लिए जाता है बॉर्डर पे, तो ये मोहन राकेश उसको लिखा है। तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर। सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, राइट आंसर है। काफी बार सवाल जो है पूछे गए हैं, निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर का, आता है कीर्ति शब्द का विलोम कौन है? कीर्ति शब्द का विलोम बताने का प्रयास कीजिएगा कि अपकीर्ति हो जाएगा, यश होगा, प्रसिद्ध होगा या सुकीर्ति होगा। तो विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, और कीर्ति शब्द का जो होगा अपकीर्ति हो जाएगा। क्या होगा? अपकीर्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विलोम शब्द से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मुहावरा की बात करें 1 से 2 मुहावरा पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो अपकीर्ति हो जाएगा इसका विलोम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप लोग सर्च मार सकते हैं स्टडी विथ रवि। क्या मारिएगा? स्टडी विथ रवि मारिएगा जब आप, तो आपके सामने सेम लोगों का चैनल आ जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार के पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो रहा है, साथ ही साथ क्विजेज भी आपको कराया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर सवाल है कि रात दिन कौन सा समास है? रात दिन की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है या द्विंद है? तो रात दिन, रात दिन क्या है? एक प्रकार का द्विंद समास होगा, क्योंकि ये बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि रात दिन, और रात दिन जो होता है हमेशा इस ये जो चिन्ह दिया गया इसके साथ कंबाइंड रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विंद समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? द्विंद समास बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। बात करिए क्वेश्चंस की, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं, 2024 के लिए भी काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लल्लू से मात्र 0.5 सेकेंड में करके आगे बढ़ जाइएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है। 15 नंबर सवाल है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? अच्छा, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या कंज होगा, महेंद्र होगा, आमोद होगा या गजानन होगा? तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो गजानन होता है। क्या होता है? गजानन। गणेश शब्द का जो पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? गजानन। क्या बताइएगा? गजानन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। काफी बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। 16 नंबर सवाल है, कहता है अनुराग शब्द का विशेषण कौन है? अनुराग शब्द का यहाँ पे विशेषण पूछा गया है। क्या अनुरागी होगा, अनु होगा, राग होगा या अर्जुन होगा? तो अनुराग शब्द का यहाँ पे विशेषण बताइए। अनुराग शब्द का जो विशेषण होता है वो अनुरागी और अनुरक्त दोनों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपको अनुरागी दिया गया, ये भी राइट हो सकता है, और अनुरक्त भी याद रखिएगा, ये भी आपके आंसर में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर अभी के लिए ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है कि जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न शब्द में आपसे समास पूछा गया, क्या कर्मधारय है, द्विंद है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? बात करें यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास की, तो कहता है इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है।
इसमें अधिकरण कारक जो होता है विभक्ति में जब आती है तो लुप्त हो जाती है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। जलमग्न जो है कौन सा समास है? तो बिल्कुल तत्पुरुष समास है। काफी ये तत्पुरुष समास से भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक साल पूछे जाते हैं। 24 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमने आपको बताया प्रत्यय से और उपसर्ग से एक एक क्वेश्चंस दोनों से आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है? प्रत्यय पूछा गया समझौता में। बताने का प्रयास कीजिएगा। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो एक शब्द आता है समझौता। औता शब्द का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो औता जो होगा यहाँ पे क्या होगा? प्रत्यय होगा। क्या होगा? प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्यय से तो अपना से बना के भी पूछा जा सकता है और सिंपल सा इसका जवाब भी होता है ऑप्शन नंबर ए। उच्चारण से आप पता कर सकते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए अभी के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या आ है, अप है, अव है, ज्ञा है? तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है। एक क्वेश्चन प्रत्यय से, एक क्वेश्चन उपसर्ग से निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। तो अवज्ञा शब्द में यहाँ पे आपसे उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल अब हो जाएगा। क्या होगा? अब होगा। यानी जैसे यहाँ पे नीचे फोकस कीजिए, अब का यहाँ पे क्या है? अब जोड़ आज्ञा, दोनों मिलकर क्या हो गया? अवज्ञा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो होगा यहाँ पे, अब ये उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। और आज्ञा इधर निकल जाता है जब इसका हम लोग खंडन करते हैं। दोनों मिलकर फिर से क्या हो जाएगा? दोनों मिलेगा तो अवज्ञा हो जाएगा। लेकिन उपसर्ग पूछा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बातचीत। बातचीत जो है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बातचीत जो है ही नहीं, तो कैसे लगेगा? रेल का विकट खेल की बात करें, ये भी बालकृष्ण भट्ट का ही है। कछुआ धर्म इनका नहीं है, रेणुका भी इनका नहीं है और पार्श्व विदा भी इनका नहीं है। तो रेल का विकट खेल जो है प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी बार ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं ये भी बातचीत से भी पूछे गए हैं। कहां से? बातचीत से ही पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 21 नंबर। कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था ऐसा कि बोलने से ही मनुष्य के द्वेष के रूप प्रकट होते हैं? तो ऐसा किसने बोला था? बेन जॉनसन का राय है, मार्क जॉनसन का, नील जॉनसन का या लिन जॉनसन का? तो ये जो बोले थे वेन जॉनसन बोले थे। कौन बोले थे? वेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हम एमबीबीआई इसे कह सकते हैं। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अभी के लिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है स्वयंता स्वयंवर रचना है। स्वयंता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, श्रीनिवास दास की है या मैथिली शरण गुप्त की है? तो स्वयंता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास की है। किसकी है? श्रीनिवास दास की। क्या है? एक प्रकार का रचना है, याद रखिएगा। स्वयंता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है कि सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश एक चैप्टर्स है, उसका क्या है? एक प्रकार का गजलों का संग्रह है या उपन्यास है या कहानी है, निबंध संग्रह है? एक सवाल यहाँ पे बनता है बातचीत से कि बातचीत एक प्रकार का क्या है? तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपके सामने ललित न देकर डायरेक्ट निबंध अगर आ जाए वो भी राइट आंसर होगा, लेकिन ललित निबंध जो होगा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन उसमें रहना चाहिए। तो सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश की बात करें, ये गजलों का क्या है? संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। काफी बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। एमबीबीआई सवाल है, काफी बार ये पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला सवाल की बात करता है। कहता है कि चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन है, नागार्जुन है, शमशेर बहादुर सिंह है या मुक्तिबोध है? तो बात करें चुका भी नहीं हूं के रचयिता की, तो ये शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन है, काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चुका भी नहीं हूं याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके 2024 के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है कि शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया था?
शमशेर बहादुर ने कब लिखना प्रारंभ कर दिया था? 1932 से 33 के उपरांत, 33 से 34 या 31 से 32 या 1930 से 31? तो शमशेर बहादुर सिंह की बात करें जो लिखना प्रारंभ किया था 1932 से 33 के दौरान। 1932 के 33 के दौरान क्या किया था? ये लिखना प्रारंभ कर दिया था। कब? 1932 से 33 के बीच। याद रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वीवीआई सवाल आपके लिए बनते हैं। 26 नंबर सवाल है कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? बताइएगा। पैतृक गांव कहने का मतलब उनका जन्म स्थान हो सकता है, बताइएगा। तो खटकर काला पंजाब में, या खटकर काला हरियाणा में, खटकर काला अमृतसर में, या खरा पंजाब में। बात करें भगत सिंह का पैतृक गांव का नाम, तो ये जो है खटकर काला पंजाब में। कहां पे? खटकर काला पंजाब, जो कि पंजाब में पड़ता है। याद रखिएगा, इनका पैतृक गांव का नाम है। काफी एमबीबीआई क्वेश्चंस ऐसे तो ये अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला नंबर सवाल पे बात करते हैं। कहता है कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? हमने आपको बताया था कलीराम जो था सिर्फ हेडमास्टर नहीं था, इनका करनी भी कैसी थी? काला थे। जब लेखक के पापा उनके स्कूल में जाते हैं तो उनको भी डांट के यहाँ से बेलगा देते हैं और खुद अपने बच्चे से, यानी लेखक जो उसमें अपने आप को रचित किए हैं, और उनसे क्या करते हैं? झाड़ू और पोछा लगाने का कार्य करवाते हैं। तो कलीराम जो हेडमास्टर है किस पठित पाठ का पात्र है? तो ये जूठन का है। याद रखिएगा, जूठन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी अपराधित घटना है ये, पढ़िएगा तो काफी आपको इमोशनल कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। सवाल एमबीबीआई है और काफी बार ये सवाल आपसे पूछा गया। तो कलीराम हेडमास्टर का नाम पूछा जाता है, पठित पाठ का पात्र है, तो एक प्रकार का क्या है? जूठन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? 21 मार्च 1929 को, 22 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 या 24 मार्च 1932? हमारे देश को आजाद कराने में भगत सिंह का काफी योगदान था और ये अपने इस भारत माता के उपलक्ष्य में ये अपने क्या किया? फांसी की सजा पर भी चढ़ गए। और तो ये जो है बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? बिल्कुल 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। क्या होगा? सभी का ऑप्शन नंबर क्या सी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। अगला नंबर सवाल है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। चौरी चौरा कांड 1920 में हुआ था, 21 में, 22 में या 1924 में? फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहे सभी भाई बहन दोस्त, जितने भी ग्रुप है सभी में। चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये कब हुआ था? बिल्कुल 1922 में हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं और एमबीबीआई सवाल है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ये हिंदी से एक सवाल जो है ये आपसे बनता है। चलिए 30 नंबर सवाल है कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया? क्या वो ऊसर से लिया गया, भोर का तारा से, रेशमी टाई से, या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से? तो बात करें यहाँ पे सिपाही की मां, इसमें मानक क्या होता है? सैनिक होता है, ये आपको पता ही है। मानक क्या होता है? सैनिक होता है। इनकी बहन इनकी चिट्ठी का इंतजार करती है, इनकी माँ इनको आने का इंतजार करती है, और पता ही होगा आपको। तो सिपाही की मां किस कहानी संग्रह से लिया गया? बताइएगा। कुंती जो होती है, इसमें कुंती ये जीवन का कांटा बन गया है, यानी मरने के कगार पर है, ये भी इनका उल्लेख किया गया है इस पाठ में। तो अभी के लिए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। किसे? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये लिया गया पाठ है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? डी होगा। काफी बड़े सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? नहीं पे आपको ज्यादातर फोकस करना है। ये सवाल आपसे गलत करवा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप फटाफट में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, और आप पढ़ते हैं कैसे कि कौन सी कृति मोहन राकेश की है। नहीं पे आपका ध्यान नहीं जाता, इसलिए एक क्वेश्चन आपको गलती हो सकता है आपके एग्जाम में। तो मोहन राकेश की कौन सी नहीं है बताइएगा? एक और जिंदगी, या अंधेरे बंद कमरा, इतिहास और आलोचना, या आधे अधूरे? तो इतिहास और आलोचना जो है ये इनका नहीं है। इतिहास और आलोचना मोहन राकेश का नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी राइट आंसर है। मोहन राकेश की कौन नहीं है? इतिहास और आलोचना।
अगला सवाल है कि सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है। सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां होती है, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में। तो सिपाही की मां जो होती है उनके अनुसार लड़ाई कहां हो रही है, वारमा में हो रही है। कहां पे, वारमा में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। कहां पे, बारमा की बात आती है, उनकी मां बोलती है कि लड़ाई कहां हो रही है, बारमा में हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चन है और निश्चित रूप से 24 के एग्जाम में मात्र 2 से 3 दिन अब आपके बचे हुए हैं और उसमें वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है। बिस्नी की यहाँ पे पूछा गया कि पड़ोसन कौन है। तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है और बूढ़ी हो गई है, मरने के कगार पर है। बिस्नी की पड़ोसन जो है कुंती, तो कुंती कौन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पे क्या है, बिस्नी की ये पड़ोसन है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, बिस्नी। ये भी सवाल काफी हाईलाइटेड माना जाता है, एमबीबीआई क्वेश्चन माना जाता है, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। चलिए 34 नंबर की ओर चलते हैं। क्या था, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे फटाफट हम सभी क्वेश्चंस को सोल्यूशन कराते हुए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूरदास के गुरु का नाम, क्या वो नरहरि दास था या विठल दास था, बल्लावाचार्य था या आनंद दास था। तो सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था क्या, बल्लावाचार्य। क्या था, बल्लावाचार्य, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। काफी बार सवाल पूछे गए कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो ये बल्लावाचार्य याद रखिएगा, बल्लावाचार्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या था। क्लर्क की मौत जो लिखा गया है, लेखक किसने लिखा था बताइए। अंतोन चेखव ने, हेनरी लोपेज ने, गाइड डी मोसापा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो क्लर्क का मौत है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले इसको ध्यान में रखिएगा, किस भाषा में, ब्रज भाषा में लिखा गया है और गाइड डी मोसापा ने इसे लिखा है। कौन लिखा है, गाइड डी मोसापा ने, याद रखिएगा, गाइड डी मोसापा, गाइड डी मोसापा याद रखिएगा। और ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा और एमबीबीआई क्वेश्चन साबित होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 36 नंबर है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य है, तुलसीदास के है, जायसी के है, कबीरदास के है या सूरदास के है। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे आपसे बात किया गया और आपसे पूछा गया कि किस कवि के पूज्य थे। क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, काफी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो बात करें प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की किस कवि के पूज्य माने जाते हैं, तो सूरदास जो है इनकी पूजा करते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चंस हाईलाइट माने जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफी बार ये सवाल पूछे भी गए और निश्चित रूप से आपके 24 के एग्जाम में सेम टू सेम ये सवाल 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि किताब से उठाए जाते हैं सवाल, और सवाल जो किताब से उठेंगे वो रिपीट 99% होगा, क्योंकि जो है वो आपके पार्ट में है, चेंज भी नहीं किया जाता, इसलिए 90% यहाँ पे उम्मीद तो रखा जा सकता है कि सवाल रिपीट होगा, और ये भी सवाल रिपीट होगा आपके 24 के एग्जाम में। तो सूरदास याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण के पूज्य थे। अगला सवाल की बात करें हम लोग, 37 नंबर सवाल है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि कौन से काम में थी, पर्यटन में थी, सत्संग में थी, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में, या उपरोक्त सभी में। तो ये कृष्ण भक्ति वैराग्य के साथ साथ सत्संग में भी थी और पर्यटन में भी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी में। सूरदास की अभिरुचि उपयुक्त सभी में थी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफी एमबीबीआई सवाल है। अगला नंबर सवाल की हम लोग बात करते हैं, कहता है सूरदास की कीर्ति के नाम बताइए। सूरदास के कौन कौन ऐसी कीर्ति है उनका नाम आपको बताना है। कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन दे के आपको उपयुक्त सभी भी दिया जा सकता है या ऑप्शन में चेंज भी किया जा सकता है, कुछ ही यहाँ पे कृतियों का नाम दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ए और बी दिया जा सकता था, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ए और बी। तो आंसर ये हो जाता, इनमें क्या देता, इनमें सभी में ना देके इनमें से कोई नहीं दे सकता था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने और क्वेश्चन सेट करने वाले ने एक अच्छी बात यहाँ पे की है कि सूर सागर भी इन्हीं का है, इसलिए ये इनको भी दे दिया। और राधर्स केली सुरसावली जो है ये भी सूरदास का है, और साहित्य लहरी भी इन्हीं का है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये चारों याद रखिएगा,
चारों में से कोई आपसे एक ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है कि सूरदास की कृति इनमें से कौन सी है। तो याद रखिएगा, चारों आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आता है यहाँ पे सूरसागर। सूरसागर से पूछा भी जाता है, लेकिन यहाँ पे और एक साहित्य लहरी से भी पूछा गया क्वेश्चन है, बट ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है इससे अभी तक सवाल नहीं बना है। तो सूरदास की कृति का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो सूरसागर और साहित्य लहरी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल पे जरा फोकस कीजिएगा। कहता है ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? क्या वो कोमलता थी, लालित्य थी, माधुर्य थी, उपयुक्त में से सभी थी? तो ब्रज भाषा की बात करेंगे हम लोग। ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें कोमलता भी है, लालित्य भी है, यानी बोलने की लालसा भी है, मधुर भी है। मधुर कहने का मतलब उसकी आवाज भी अच्छी है। तो ब्रज भाषा की क्या क्या विशेषता हो गई? तीनों की तीनों विशेषता यहाँ पे राइट है, यानी उपयुक्त में से सभी विशेषता बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ब्रज भाषा का उल्लेख आपकी किताब में काफी बार किए गए, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी साबित हो सकता है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल, ब्रज भाषा की विशेषता क्या है, तीनों की तीनों विशेषता यहाँ पे याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन का नाम क्या? बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन का नाम बताइए। क्या वो सदियों का संताप था, बस बहुत हो चुका, या अब और नहीं, या उपयुक्त में से सभी? तो बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता संकलन का, तो ये क्या था? सदियों का संताप इन्हीं का है, बिल्कुल राइट है। बस बहुत हो चुका है इन्हीं का है, और अब और नहीं, तीनों का तीनों क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का कविता संकलन है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें इसमें से ऑप्शन में से, तो सदियों का संताप काफी बार आ चुका है, बस बहुत हो चुका ये भी आ चुका है, लेकिन अब और नहीं ये अभी तक नहीं आया आपके ऑप्शन में। तो ये दो ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, और भी दोनों, या एक ही ऑप्शन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला नंबर सवाल की बात करते हैं हम लोग। कहता है कि डरा हुआ मन बेमन, जूम आउट थोड़ा करते हैं। चलिए बताइए, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिए गए? तो जब आप किसी पंक्ति को पढ़े हुए हैं, कोई ऐसा चैप्टर्स को पूरी तरह से पढ़े हुए हैं अपने मुंह से, तो आपको ऐसा लग रहा होगा और पढ़ते ही ऐसा समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर से उठाए गए। तो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, ये जो है आपके किस अधिनायक से लिया गया है? किससे लिया गया है? अधिनायक से, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया। ये जो लाइन लिया गया अधिनायक से लिया गया। इंग्लिश में भी आपसे 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जा सकता है, जो कि लाइन उठा के दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइटर कौन है और कौन से चैप्टर से लिए गए लाइन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, या भाववाचक है? अच्छा, तांबा को हम पिघला भी सकते हैं, इसलिए इसे द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तांबा क्या होता है? द्रव्यवाचक भी होता है। ऑप्शन नंबर बी काफी राइट आंसर होगा इसके लिए। और द्रव्यवाचक काफी बार सवाल जो है पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है नाभादास की कृति का नाम बताइए। नाभादास की कृति का नाम आपको बताना है। क्या भक्तमाल है, अष्टयाम है, प्रकीर्णन पद है, या उपयुक्त में से सभी है? जरा बताइएगा फटाफट से कि नाभादास की कृति कौन कौन सी है। तो हमने आपको बताया था नाभादास की जो कृति है प्यारे विद्यार्थियों, ये भक्तमाल भी है, अष्टयाम भी है और प्रकीर्णन पद भी है। यानी बात करें उपयुक्त में से सभी की, ऑल ऑफ दीज की, तो राइट आंसर होगा सभी जो है नाभादास की कृति के अंतर्गत आता है। काफी सवाल जो है एमबीवीआई है और पूछे गए सवाल है। आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप इसे देख सकते हैं, या क्वेश्चंस बैंक को जब आप उठाइएगा तो क्वेश्चंस बैंक में सभी सवाल आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। पूछा जा रहा है, कहता है कि भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? ये भी सवाल काफी बार पूछे गए हैं। भक्तमाल में कितने छप्पे का उल्लेख किया गया? तो याद रखिएगा 316 छप्पे। कितने? 316 छप्पे का यहाँ पे उल्लेख है भक्तमाल में। अगला नंबर सवाल है 45 नंबर क्वेश्चन। कहता है नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के थे, रीति काल के थे, या वीर गाथा काल के थे, भारतेंदु काल के थे?
तो नाभादास की बात यहाँ पे आपसे करेगा और काफी बार सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नाभादास की बात करेगा तो भक्ति काल लगाइएगा, ये भक्ति काल के कवि है। नाभादास जी भक्ति काल के कवि है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कबीरदास की शाखा के कवि है। तो 50-50 क्वेश्चंस का 2 सीरीज आपके सामने आया था और काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज था। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इसी चैप्टर से और इसी सीरीज से ये सवाल पूछे जाएंगे। दोनों क्लास को 2 बार जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। तो कबीरदास किस शाखा के कवि है बताइएगा? तो निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। यानी ऑप्शन नंबर आपके बी में जो दिख रहा है निर्गुण शाखा, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा, कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, कबीर किसमें भेद नहीं करते? जरा बताइएगा कि कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। तो कबीर जी जो है ये हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। किसमें? हिंदू और मुसलमान में क्या करते हैं? भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आना चाहिए। क्या है? डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुस्से से कोई लाल पीला हो सकता है। मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। तो लाल पीला हो जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि रंग बदल लिए या तेवर बदल लिए। कहने का मतलब होता है लाल पीला होना मतलब क्रोध होना, क्रोध करना। क्रोध का मतलब गुस्सा करना। क्या? गुस्सा करना, इसी को हम लोग बोलते हैं लाल पीला होना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। पूछा जा रहा है कि मुक्तिबोध ने एमए किस विषय में किया था? मुक्तिबोध की बात की है और एमए किस विषय में किया था ये आपसे पूछा गया कि हिंदी में किया, अंग्रेजी में, संस्कृत में या इतिहास में। तो मुक्तिबोध की बात करिए, जो एमए किया था, एमए किस विषय में किया था बताने का प्रयास कीजिएगा। तो एमए जो है याद रखिएगा हिंदी में किया था। हिंदी में मुक्तिबोध जी ने एमए किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दया शब्द जो है एक प्रकार का भाव है और भाववाचक संज्ञा है। दया करते हैं मतलब आप किसी के प्रति भाव जगाते हैं, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए 50 नंबर सवाल जो है 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफी लाभदायक और एमबीबीआई साबित हो सकता है 2024 एग्जाम के लिए। 50-50 का 2 क्वेश्चन सीरीज चलाए गए थे, दोनों मात्र 30 से 35 मिनट का है, उसे आप लोग जरूर देखिए। काफी 50 क्वेश्चन जो है ये दोनों सीरीज से आपके निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।